जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिट माइंड योर ओन यूट्यूब लर्निंग चैनल। बच्चों, आज के क्विक रिवीजन क्लास में हम लोग ग्रुप थ्योरी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ ग्रुप थ्योरी को कवर किया था, तो आज हम उससे आगे का पढ़ेंगे। ये हमारी क्विक रिवीजन क्लास की एक सीरीज चल रही है बीएससी मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो घर पर बैठ करके अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। This is my brief introduction. My name is Shivam Tomar. My qualification is MSc Mathematics and I am the director at the FitMind Institute, Badot Bagpat. Before starting the video, please subscribe to the channel and press the bell icon, क्योंकि यहाँ पे आपके काम की बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ आने वाली है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको एक बात बता दूँ, पिछली वीडियो में हमने एक टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे और रियल नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और वहाँ पे मैंने ये कहा था कि जो इंटीजर है वो भी रियल नंबर होता है और जो नेचुरल नंबर है वो भी इंटीजर होता है। हाँ, यहाँ पे देखो पिछली वीडियो में थोड़ा ये ध्यान देना कि नेचुरल नंबर मेरा इंटीजर भी होता है और रियल नंबर भी होता है, ठीक है। और जो रेशनल नंबर होता है मेरा, वो इंटीजर नहीं होता, वो मेरा रियल नंबर होता है, ठीक है। तो वहाँ पिछली वीडियो में मैंने ये बोला है कि रेशनल इंटीजर होता है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो अब हम अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ को बढ़ते हैं। पहले देख लेते हैं हम लोगों को आज देखना क्या है, पढ़ना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एडिशन मॉडुलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम क्या होता है। ये ग्रुप का एक पोर्शन होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वाले टॉपिक से भी। एडिशन मॉडुलो एम और इसी प्रकार होता है एक मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा ऑल अबाउट परमुटेशन। जो परमुटेशन पूछा जाता है कई बारी, ऑल अबाउट परमुटेशन और उसकी थ्योरम। ऑल अबाउट परमुटेशन एंड थ्योरम। अच्छा, मुझे नहीं लगता आपको हैंड राइटिंग में कोई प्रॉब्लम आती होगी, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ और साथ साथ लिख भी रहा हूँ, तो आपको वर्ड समझ आ जाते होंगे कि ये लिखा क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसी के साथ हम लोग देखेंगे साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। साइक्लिक ग्रुप, राइट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट होगा हमारा एग्जाम्पल्स देखेंगे हम कुछ साइक्लिक ग्रुप और ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट से रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखेंगे। और उसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स करेंगे। तो ये आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग करेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा एडिशन मॉडुलो एम एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम। दूसरा पॉइंट है हमारा परमुटेशंस के बारे में, परमुटेशन और उसकी थ्योरम। तीसरा पॉइंट है हमारा ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट एंड साइक्लिक ग्रुप्स। फिर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे और फिर कुछ थ्योरम देखेंगे, राइट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है एडिशन मॉडुलो एम। एडिशन मॉडुलो एम, मॉडुलो। तो देखो बच्चों क्या होता है ये एडिशन मॉडुलो एम। ग्रुप में कई बार जब ये एडिशन मॉडुलो एम लग जाता है दो एलिमेंट्स के बीच में, तो ये कुछ ऐसे डिनोट होता है, ठीक है। आपने अपनी बुक में देखा होगा कहीं पे ऐसे लिखा हुआ कि a प्लस एम बी। इसका मतलब ये होता है कि जब इन दो नंबर्स का जोड़, जब इन दो नंबर यानी a प्लस बी का जोड़ ग्रेटर हो जाए इस वाले नंबर m से, ध्यान से सुन लेना, जब दो नंबर का जोड़ इस वाले नंबर से ग्रेटर हो जाए तब हम उनके जोड़ को इस वाले नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है, वही मेरा इसका आंसर होता है, ठीक है। क्या बताया मैंने कि दो नंबरों का जोड़ जब इस वाले नंबर से ग्रेटर हो जाए, बड़ा हो जाए, तब हम इस वाले नंबर से उन दोनों नंबर के जोड़ को डिवाइड करते हैं और शेषफल जो बचता है, रिमाइंडर जो बचता है, उसको हम इसका आंसर लिखते हैं, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे रिमाइंडर x बच गया, तो इसका आंसर असल में x होगा। कुछ बात आई समझ में? इसी प्रकार हमारा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m होता है। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m में क्या होता है?
मल्टीप्लिकेशन मोडलो एम, या फिर उसको पी कह दो, मल्टीप्लिकेशन मोडलो पी बोलता हूँ मैं उसको, क्योंकि आपकी बुक में पी लिखा हुआ है, मोडलो पी। तो इसका मतलब भी यही है कि जब दो नंबर की मल्टीप्लाई इस नंबर पी से ग्रेटर हो जाए, इसको लिखेंगे कैसे, इसको ऐसे लिखा मिलेगा ये आपकी बुक में, पी बी, ठीक है। तो जब इन दो नंबर की मल्टीप्लाई इस वाले नंबर p से ग्रेटर हो जाए, तब हम p से डिवाइड करेंगे, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई को डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे शेषफल यानी रिमाइंडर जो बचेगा वो ही मेरा आंसर होगा। जैसे अगर रिमाइंडर x बचता है तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, x होगा, ठीक है। आई कुछ बात समझ में? अब इसी को हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि क्या है ये असल में, एग्जाम्पल्स में कैसे लगते हैं ये। जैसे दो नंबर दिए हुए हैं मुझे, क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ ऐसे 15, और इसमें लगा हुआ है एडिशन मॉडलो 5 7। तो बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। क्या बताया मैंने, पहले इन दो नंबरों को जोड़ करना है। इन दो नंबरों का जोड़ कितना आया मेरा 22, ये मेरा 5 से ग्रेटर है ना, मैंने बताया था m से ग्रेटर होना चाहिए, तो 5 से ये मेरा ग्रेटर है। जब भी ये 5 से ग्रेटर होगा तब हम 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा, शेषफल कितना बच जाएगा, सिर्फ 2 शेषफल बचेगा, ठीक है। तो ये 2 ही मेरा इसका आंसर होगा। बताओ क्लियर हुआ ना। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। जैसे मुझे दे रखा है 9 + 12 3, इसका आंसर बताओ मुझे कितना होगा। 9 + 3 कितना होता है, 12 होता है। 12 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर कितना हो गया, 0 रिमाइंडर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, 0 इसका आंसर होगा, राइट। कुछ और नंबर और देख लेते हैं हम, जैसे कि अगर यहाँ पे ये देखो, ये सिर्फ तभी है जब ये ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो, जब ये इस नंबर से a + b जो है ग्रेटर और इक्वल हो। अगर a + b मेरा स्मॉलर है m से, तब हम डिवाइड नहीं करेंगे, तब हम सिर्फ यही आंसर लिख देंगे। कैसे, देखो अगर मैं ये कहता हूँ कि 3 एडिशन मॉडलो 8 4, तो इसका जो आंसर होगा वो सिंपली 7 होगा, क्योंकि 4 + 3 7 होता है और 7 8 से स्मॉलर है, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक एडिशन मॉडलो एम। इसी प्रकार हमारा मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एम है। मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एम के लिए मैं वही दो नंबर लेता हूँ, मान के चलो मैं ये लेता हूँ 5, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 3। तो इसका आंसर कितना होगा, पहले इन दो नंबर की मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी 15। 15 चूँकि 6 से ग्रेटर है तो हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बच जाएगा हमारा 3, तो 3 ही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा एडिशन मॉडलो एम और मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एम को हमको सोल्व करना है, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक बात और यहाँ पे कि अब इन टॉपिक से ग्रुप पूछा जाता है कि ग्रुप बताओ क्या होगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है मुझे, एग्जांपल दिया हुआ है कि प्रूव दैट द सेट जी, एक सेट दिया हुआ है जी, और उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ये एलिमेंट है। अच्छा, मैंने एक बात बताई थी कि जब भी सेट में फाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं तब हम किस तरीके से बताते हैं ग्रुप, कंपोजिशन टेबल बना करके। तो यानी कि इस वाले ग्रुप में कंपोजिशन टेबल बनेगी, ठीक है बच्चों। तो ये मुझे एक ग्रुप दिया हुआ है और इसमें ऑपरेशन कैसा लग रहा है, इसमें ऑपरेशन लग रहा है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7, ये वाला इसमें ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7। और ये मुझे दिखाना क्या है, ये मुझे दिखाना है कि ये एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है। ये मुझे शो करना है कि ये एक एबिलियन ग्रुप है, ए फॉर एबिलियन, जी फॉर ग्रुप। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसकी क्या बनाएंगे, कंपोजिशन टेबल। जब भी सेट फाइनाइट होगा तो वहाँ पे ग्रुप बताने के लिए हम लोग कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। तो कंपोजिशन टेबल मैंने आपको पिछली वीडियो में बनानी सिखाई थी, तो आप मुझे बना करके बताओ कैसे बनेगी ये। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये जगह कम रहेगी तो मैं अगली स्लाइड में बना देता हूँ ये कंपोजिशन टेबल, ठीक है। चलो, तो ये हमारी कंपोजिशन टेबल बनने जा रही है।
सभी शामिल हो जाओ इसकी फॉर्मेशन में। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे जो ऑपरेशन लगता है हमारा वो हम यहाँ पे लिखते हैं, और ऑपरेशन है मेरा मल्टीप्लिकेशन 7, और यहाँ पे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, चलो तो अब हम टेबल बनाएंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करनी है तो 1 ही आएगा, फिर 1 की मल्टीप्लाई 2 में करनी है तो सारे के सारे वही एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करने पे वही एलिमेंट आ जाते हैं। ऐसे ही 2 की मल्टीप्लाई 1 में, 3 की मल्टीप्लाई 1 में, तो यहाँ भी सारे वही एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल है ये चीज़। अब मैं 2 की मल्टीप्लाई 2 में करने जा रहा हूँ। यहाँ एलिमेंट्स के लिए 2 की मल्टीप्लाई 2 में करूँगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। 2 की मल्टीप्लाई फिर 3 में करूँगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब 2 की मल्टीप्लाई मैं 4 में करूँगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 ही आएगा ना, क्यों? क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई जब मैं 4 में करूँगा तो 8 आएगा, और 8 जो है 7 से ग्रेटर होता है। 7 से जब भी ग्रेटर होगा तो हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा हमारा वो हमारा आंसर होगा, इसीलिए 1 लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? ऐसे ही जब मैं 2 की मल्टीप्लाई 5 में करूँगा तो कितना आएगा, 2 पंजे 10, 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। फिर 2 की मल्टीप्लाई हम लोग 6 के साथ करेंगे तो 2 छिक्की 12, और 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा फिर। ठीक है, 4 नहीं 5 आएगा, सॉरी 5 आएगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 9, और 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। फिर पहले तो हम 2 के साथ ही करेंगे ना। 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 आएगा, फिर 9 करेंगे तो 2 आएगा, उसके बाद इस 4 में करेंगे तो 5 आएगा, फिर 3 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 1 आएगा, और फिर 4 आएगा। ठीक है, ध्यान से देख लो, समझ लो। अगर नहीं समझ में आ रही तो इस कंसेप्ट को यूज करते हुए, ये जो मैंने कंसेप्ट बताया था, इस कंसेप्ट को यूज करते हुए अपनी कॉपी पे बना लो ये टेबल। नेक्स्ट देखो क्या आएगा 4 वाले में। यहाँ पे 1 बचेगा, फिर 5 बचेगा, फिर 2, फिर 6, फिर 3। ठीक है, 5 वाले में देखो यहाँ पे 3 बचेगा, क्योंकि 5 दूनी 10, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 बच जाएगा। फिर 1, फिर 6, फिर 4, फिर 2, उसके बाद 5 बचेगा, फिर 4 बचेगा, फिर 3 बचेगा, फिर 2 बचेगा, फिर 1 बचेगा। तो इस प्रकार हमारी कंपोजिशन टेबल बनती है ये। ठीक है, अभी मुझे इसे ग्रुप बताना है, वो भी एबिलियन ग्रुप बताना है। तो आप मुझे बताओ, क्लोजर प्रॉपर्टी कंपोजिशन टेबल में मैंने क्या बताई थी? कंपोजिशन टेबल में ग्रुप बताए, क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने ये बताई थी कि अगर इस टेबल के सारे एलिमेंट्स वे ही एलिमेंट्स हो जो कि सेट के एलिमेंट हैं, तो वो मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाती है। तो सेट के एलिमेंट क्या थे, 1 2 3 4 5 6, यही थे ना, 1 2 3 4 5 6, ये मेरे सेट के एलिमेंट थे। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, क्या इस टेबल के कोई भी एलिमेंट इस वाले सेट के एलिमेंट से बाहर है? नहीं है ना, सारे वही एलिमेंट है जो इस सेट के एलिमेंट्स है। तो इसका मतलब क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स होती है। तो हम लिख देंगे ये बात कि सबसे पहला है मेरा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी तो क्या लिखेंगे, सिंस ऑल द एंट्रीज या फिर ऑल द टेबल, ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द एंट्रीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, are the elements of the set, then G is closed under multiplication modulo 7, under multiplication modulo 7। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको क्लोजर प्रॉपर्टी लिखनी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है मेरी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव क्या बताई थी मैंने, एक बात बताओ, जब 2 नंबर पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, तो जब मैं 3 नंबर की बात करूंगा तो क्या 3 नंबर पे एसोसिएटिव होल्ड नहीं होगा? तो एसोसिएटिव क्या होता है, एसोसिएटिव बस ब्रैकेट का ही तो चेंज होता है, और तो कुछ नहीं होता ना, यही तो होता है एसोसिएटिव। तो जब इन 2 नंबर पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, तो जब लास्ट में फिर 3 नंबर के साथ
हम मल्टीप्लिकेशन मॉडल वाली कंडीशन लगाएंगे तो वो भी होल्ड होगी, तो इसलिए हम लिख देंगे देयरफॉर इट इज़ या इट होल्ड्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इट होल्ड्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है बच्चों। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अच्छा, आइडेंटिटी के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर मैं किसी एलिमेंट की आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो वही एलिमेंट आना चाहिए। तो आप मुझे बताओ, इस वाली टेबल में जो पीछे मैंने टेबल बनाई थी, उस वाली टेबल में ऐसा कौन सा एलिमेंट था जिसके साथ मल्टीप्लाई करने पे वही एलिमेंट आ रहे थे सारे? तो सिंपली वन था, वन था ना। तो वन इज़ द आइडेंटिटी, वन के साथ मल्टीप्लाई करने पे वही सारे एलिमेंट आ रहे थे। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है मेरी? इन्वर्स की है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। इन्वर्स के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के बराबर आ जाए तो वो उसका इन्वर्स होता है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि क्या कौन किसका इन्वर्स था। आइडेंटिटी क्या है मेरी? वन। ठीक है। तो देखो, जब मैंने टेबल बनाई थी, पीछे वीडियो करके देखो आप, टेबल जब मैंने बनाई थी तो उसमें जब मैंने वन की मल्टीप्लाई वन के साथ में की थी तो एक तो वन तब आया था, तो इसका मतलब ये है कि वन का इन्वर्स वन है। ठीक है। एक जब मैंने टू की मल्टीप्लाई फोर के साथ की थी तब वन आया था। ठीक है। टू की मल्टीप्लाई फोर के साथ करने पे वन आया था, तो इसका मतलब क्या है कि टू का इन्वर्स कौन है? फोर है। टू का इन्वर्स कौन है? फोर है। बात आ रही है समझ में? वीडियो पीछे हटा करके वो टेबल देखो, उसमें देखो जब मैंने टू की मल्टीप्लाई फोर के साथ की तब जा करके वन आया था। इसी प्रकार जब मैंने थ्री की मल्टीप्लाई फाइव के साथ की तब वन आया, तो इसका मतलब ये है कि थ्री का इन्वर्स फाइव है, और यहीं पे उल्टा फाइव का इन्वर्स थ्री है। एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, मैंने बताई थी आपको ये बात। फाइव का इन्वर्स थ्री है। ऐसे ही यहाँ पे फोर का इन्वर्स टू है और टू का इन्वर्स फोर है। ठीक है। तो अच्छा, अब सिक्स की हम बात करते हैं, तो सिक्स की जब मैंने सिक्स के साथ ही मल्टीप्लाई की थी तब वन आया था, तो इसका मतलब सिक्स का इन्वर्स कौन है? सिक्स है। ये बताओ बात मुझे समझ में आई या नहीं आई? फोर्थ प्रॉपर्टी को एक बार फिर से देख लो। फोर्थ प्रॉपर्टी जो इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी है, उसमें कंसेप्ट यूज होता है मेरा कि जब दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के बराबर आ जाए तब वे दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। ठीक है। तो जब मैंने टेबल में वन की मल्टीप्लाई वन के साथ में की, एक तो तब वन आया था क्योंकि आइडेंटिटी इस वाले में मेरी वन है। जब मैंने टू की मल्टीप्लाई फोर के साथ की तब वन आया था, तो इसका मतलब टू का इन्वर्स फोर है एंड फोर का इन्वर्स टू है। जब मैंने थ्री की मल्टीप्लाई फाइव के साथ की थी तब वन आया था, तो इसका मतलब थ्री का इन्वर्स फाइव है और फाइव का इन्वर्स थ्री है। जब मैंने सिक्स की मल्टीप्लाई सिक्स के साथ की थी तब वन आया था, तो इसका मतलब सिक्स का इन्वर्स सिक्स है। तो सभी एलिमेंट्स का इन्वर्स निकल गया, और ये सारे के सारे इन्वर्स कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? जी में बिलोंग कर रहे हैं। ये इन्वर्स कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? जी में बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट हो गया। अब जब जिस सेट में ये चारों की चारों प्रॉपर्टी फॉलो हो जाती है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी भी, और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी भी, तब हम उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। अच्छा, लेकिन इसने तो ये कहा है कि एबिलियन ग्रुप शो करो, तो एबिलियन ग्रुप शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करके दिखाएंगे। तो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मैंने क्या बताया था कि ए डॉट बी बराबर होना चाहिए बी डॉट ए के। ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि इस वाले क्वेश्चन में जब मैंने थ्री की मल्टीप्लाई फाइव के साथ की थी तब वन आया था, और जब मैंने फाइव की मल्टीप्लाई थ्री के साथ की थी तब भी वन आया था, तो इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड होती है इसमें। ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है इसमें। तो देयरफॉर हम ये लिखेंगे कि जी अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 इज एन एबिलियन ग्रुप, इज एन एबिलियन ग्रुप। कितना सिंपल सा सवाल था। आई होप आप सभी को ये सब बात समझ में आई होगी। ठीक है। कोई भारी चीज़ नहीं है। मैथ्स सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करने से ही आता है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मैथ्स नहीं आएगा। तो चलो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ को चलते हैं, जो कि है परमुटेशन।
परमुटेशन क्या होता है। परमुटेशन कई बार बच्चों इसकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। एक बात और, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए कभी कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता, वो कहीं ना कहीं से अपने लिए सोर्सेज ज़रूर देख लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, ठीक है, और अपने सपनों को ज़रूर पूरा करते हैं। और जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते वो हर चीज़ में एक्सक्यूजेज ढूंढते हैं, हर चीज़ में बहाने ढूंढते हैं। उनके लिए उनके सामने कोई कुछ भी, कितने भी आसान चीज़ें रख लो, वो हर चीज़ में बहाने ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी के लोग हो, आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हो। आप बहाने ढूंढने वाले हो या फिर हर जगह से जो है सोर्सेज ढूंढ करके अपने सपनों पूरा करने वाले हो, ठीक है। तो चलो परमुटेशन को समझ लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन है कि सपोज एस बी ए फाइनाइट सेट। यहाँ बी का मतलब होता है इज आर एम, ठीक है, ये अंग्रेजी का एक कंसेप्ट है ग्रामर का। बी का मतलब है इज आर एम। तो बी ए फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट है तो इसमें एलिमेंट्स भी फाइनाइट ही होंगे, तो उनको मैं नाम दे देता हूँ एन एलिमेंट्स, हैविंग एन एलिमेंट्स, ठीक है। देन अ वन मैपिंग, a one mapping of S onto itself is called a permutation, of डिग्री n, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखनी है। इसे समझो क्या है ये कह रहा है कि अगर S कोई फाइनाइट सेट है जिसमें कि n एलिमेंट्स है, कोई फाइनाइट सेट है जिसमें कि n एलिमेंट्स है, तब अगर वे सभी एलिमेंट्स वन वन और ऑन टू मैपिंग बनाते हैं अपने आप पे, ठीक है। ये वन वन एंड ऑन टू मैपिंग क्या होता है, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा तो फिर से पढ़ो बुक उठा करके। ये वन वन एंड ऑन टू मैपिंग क्या होती है, ठीक है, 11वीं का ही कंसेप्ट है। तो वन वन एंड ऑन टू मैपिंग जो बनाते हैं एलिमेंट्स अपने आप पे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा परमुटेशन कहलाता है। और उसकी डिग्री क्या होती है, उसकी डिग्री होती है n, ठीक है, n डिग्री। इसमें दो कंसेप्ट यूज होते हैं परमुटेशन में, एक तो होती है डिग्री और एक होता है ऑर्डर। तो ये बताऊंगा अभी डिग्री क्या होती है और ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये समझ लो ये वन वन एंड ऑन टू क्या होता है। तो देखो वन वन क्या है, वन वन का मतलब ये होता है, सिंपली भाषा में अगर ये समझाना चाहूँ कि ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, ठीक है। इस सेट में अगर ये एलिमेंट है ए बी सी और इस सेट में ये एलिमेंट है 1 2 3, तो वन वन का मतलब ये होता है कि ये वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट के एलिमेंट के साथ जो है हर एक एलिमेंट अपनी इमेज बनाएगा, ठीक है। और ऑन टू का मतलब ये होता है कि एक एलिमेंट जो है दो के साथ भी बना सकता है, वो तो इवन हो जाएगा। ऑन टू देखो क्या होता है, ये है कि अगर मान के चलो ये एक सेट है ए बी सी और ये दूसरा सेट है 1 2 3, तो हर एक एलिमेंट अगर दूसरे वाले एलिमेंट के साथ इमेज बनाता है तो दैट इज़ वन वन, ठीक है। और अभी जो मैंने बताया कि एक एलिमेंट इसके साथ भी एलिमेंट बना सकता है, दैट इज़ मैनी वन मैपिंग, ये मैपिंग होती है एक। और ऑन टू क्या होता है मेरा, ऑन टू ये होता है कि इस वाले सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी इमेज ना हो, यानी कि इस वाले सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज कोई ना कोई होनी चाहिए, ठीक है। तब वो मेरा क्या कहलाता है, वो मेरा कहलाता है ऑन टू, ठीक है। इस वाले सेट में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज ना हो, इस वाले सेट के साथ कोई ना कोई इमेज जरूर होनी चाहिए, दैट विल बी ऑन टू। सिंपली भाषा में हम ऐसे समझ सकते हैं। तो उस वाले सेट में तो वो अपने ही एलिमेंट के साथ कह रहा है, यहाँ पे तो मैंने चलो दो सेट से आपको समझाया है। परमुटेशन ये कहता है कि अगर ये एलिमेंट है ए बी सी, तो हर एक एलिमेंट अपने अपने साथ में इमेज बनाता हो ज़रूर कुछ ना कुछ, और हर एक एलिमेंट की कुछ ना कुछ इमेज हो, तो इसलिए वो वन वन भी होता है एंड ऑन टू भी होता है, ठीक है। और सिम्बलिकली हम उसको डिनोट कैसे करेंगे, तो सिम्बलिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं कि एफ कोई परमुटेशन होगा
यदि मैं ये कहता हूँ कि चलो मान के चलते हैं, मान के चलो कोई सेट है जिसमें कि n एलिमेंट है, A1 A2 A3 डॉट डॉट AN तक, ठीक है। तो A1 की अगर मैं ये कहता हूँ कि A1 की इमेज B1 है, ठीक है, B1, A2 की इमेज B2 है, A3 की इमेज B3 है। तो आप देख रहे हो कि हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है, ठीक है। A1 की B1 के साथ ही बन रही है, एक ही एलिमेंट के साथ बन रही है, तो इसका मतलब 1 1 है। और हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है, तो इसका मतलब ऑन 2 है, ठीक है। तो ऐसे करके f ऑफ AN की इमेज क्या है, BN है। तब हम इस परमुटेशन को सिंबलिकली ऐसे लिखते हैं, f ऑफ, इस प्रकार ब्रैकेट बना करके, कि A1 की इमेज है B1, जिसकी जो इमेज होती है वो उसके नीचे लिखी जाती है। A2 की इमेज है B2 और A3 की इमेज है B3। इस प्रकार डॉट डॉट AN की इमेज है मेरी BN, ठीक है। तो ये मेरा परमुटेशन है सिंबलिकली, ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स, इसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं परमुटेशन में, वो उसके क्या कहलाते हैं, वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो इसमें मुझे बताओ कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है, तो इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है n, ठीक है। ये बात आई समझ में। और इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर होगा n फैक्टोरियल, जितनी डिग्री होती है उसका फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल इसका ऑर्डर है, ठीक है। तो ये हमारा परमुटेशन है, बात आई समझ में। अब इस पर कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं। जैसे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है परमुटेशन की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम। तो यहाँ पे समझ लो, मान के चलो दो परमुटेशन है, एक है f, जिसका कुछ एलिमेंट मैं ले लेता हूँ, जैसे 1 की इमेज 2 है। एक सेकंड, बुक से ले लेता हूँ एक एग्जांपल। ऐसे करते हैं दो परमुटेशन की मल्टीप्लिकेशन। मान के चलो f एक परमुटेशन है जिसमें कुछ इस प्रकार के एलिमेंट है कि A1 की इमेज B1 है, A2 की इमेज B2 है, डॉट डॉट ऐसे करके AN लास्ट वाले एलिमेंट की इमेज BN है, ठीक है। और दूसरा कोई परमुटेशन है जिसमें B1 की इमेज C1 है, B2 की इमेज C2 है, और इस प्रकार से BN की इमेज CN है, ठीक है। तो जब हम इन दो परमुटेशन की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, f डॉट जी करेंगे, तो हमें देखो कैसे करना है। यहाँ पे देखो A1 की इमेज क्या है, B1, और B1 की इमेज क्या है, C1। तो इसका मतलब ये है कि A1 की इमेज C1 होगी, ठीक है। A2 की इमेज है B2 और यहाँ पे B2 की इमेज है C2, तो इसका मतलब A2 की इमेज C2 होगी। इस प्रकार से हमें मल्टीप्लिकेशन करने हैं। ऐसे AN की इमेज BN है और इस वाले सेट में BN की इमेज CN है, तो AN की इमेज क्या होगी, CN हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो इस प्रकार से करनी है हमको मल्टीप्लिकेशन। न्यूमेरिकली देख लेते हैं एग्जाम्पल। एक ग्रुप दिया हुआ है मुझे, f इज इक्वल टू 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 3 है और 3 की इमेज 2 है, ठीक है। और जी वाला दूसरा परमुटेशन मुझे दिया हुआ है, 1 की इमेज है 2, 2 की इमेज है 3 एंड 3 की इमेज है 1। कह रहा है कि f डॉट जी निकालो। तो f डॉट जी जब हम निकालेंगे तो आप मुझे बताओ क्या होगा। यहाँ पे 1 की इमेज 1 है और 1 की इमेज 2 है, तो एक्चुअली में 1 की इमेज 2 है, ठीक है। 2 की इमेज 3 है और यहाँ पे 3 की इमेज 1 है, तो इसका मतलब 2 की इमेज 1 है। यहाँ पे 3 की इमेज 2 है और 2 की इमेज 3 है, तो इसका मतलब 3 की इमेज 3 है। तो इस प्रकार से हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर नहीं समझ आया तो फिर से देख लो एक बार वीडियो को, समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है ज़रूर, मल्टीप्लिकेशन ज़रूर आती है, ठीक है, परमुटेशन से। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा परमुटेशन में ही साइक्लिक परमुटेशन। साइक्लिक परमुटेशन, ये है साइक्लिक परमुटेशन। एक होता है साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप अलग होता है, साइक्लिक परमुटेशन अलग होता है। इस बात को ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना इस टर्म में। तो साइक्लिक परमुटेशन क्या होता है कि अगर मैं इसको अपनी भाषा में समझाना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि जो लास्ट इमेज मेरी आई है एलिमेंट की, जो लास्ट इमेज है, जो लास्ट इमेज है, अगर वही इमेज फर्स्ट एलिमेंट भी हो, मतलब लास्ट इमेज और फर्स्ट एलिमेंट दोनों ही अगर बराबर हो, तो वो मेरा साइक्लिक परमुटेशन बन जाता है, ठीक है। लिखेंगे कैसे इसको, करेंगे कैसे इसको। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल मुझे दिया हुआ है कि f इज इक्वल टू 1 की इमेज है 2,
2 की इमेज है 3, उसके बाद 3 की इमेज है 4, 4 की, उसके बाद 5 की इमेज है 6, उसके बाद 4 की इमेज है 5 और उसके बाद 6 की इमेज है 1। तो इस प्रकार से मुझे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक परमुटेशन दिया हुआ है। तो इसको जब मैं साइक्लिक परमुटेशन में कन्वर्ट करूँगा तो देखो कैसे करूँगा। यहाँ पे देखो 1 की इमेज क्या है 2 और फिर 2 की इमेज क्या है 3, तो इसको हम एक एक लीनियर लाइन में लिख देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो 1 की इमेज है 2 तो 1 की इमेज है 2, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं हम इसको। 2 की इमेज है 3 तो उसके बाद 3, 3 की इमेज क्या है 3 की इमेज है 4 तो उसके बाद आएगा 4, 4 की इमेज क्या है 4 की इमेज है 5 तो उसके बाद आएगा 5, 5 की इमेज क्या है 6, 6 5 के बाद आएगा 6 और फिर 6 की इमेज क्या है 1। तो लास्ट में हमने 1 लिख चुके हैं हम यहाँ पे, तो अब हम 1 नहीं लिखेंगे, यहीं पे ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम साइक्लिक परमुटेशन को लिखते हैं। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इस प्रकार से मैंने लीनियर फॉर्म में लिख लिया साइक्लिक परमुटेशन को, तो यही इसकी क्या कहलाता है, इसकी लेंथ कहलाता है, लेंथ। तो इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी 6 होगी। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन क्या होता है, ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन होता है मेरा अ साइकिल, अ साइकिल का मतलब साइक्लिक परमुटेशन, अ साइकिल ऑफ लेंथ 2, ऑफ लेंथ 2 इज अ ट्रांसपोजिशन, ठीक है। तो एक ऐसा साइक्लिक परमुटेशन जिसकी लेंथ 2 होती है वो मेरा क्या कहलाता है, वो मेरा ट्रांसपोजिशन कहलाता है। जैसे अगर मैं ये लिखूँ 1 2 तो ये क्या है मेरा, ये एक ट्रांसपोजिशन है, ठीक है। अगर मैं लिखूँ 2 3 तो आप देख रहे होगे कि इस वाले साइक्लिक की परमुटेशन क्या है, इस वाले साइक्लिक परमुटेशन की लेंथ 2 है, तो ये क्या है, ये एक ट्रांसपोजिशन है, ठीक है, ये एक ट्रांसपोजिशन है। उसके बाद मेरा ये भी पूछ लिया जाता है कि इवन एंड ओड परमुटेशन क्या होते हैं, इवन एंड ओड परमुटेशन क्या होते हैं। तो इवन परमुटेशन मेरा वो होता है जिसकी ट्रांसपोजिशन इवन होती है, जिसकी ट्रांसपोजिशन, ध्यान से सुनो, ट्रांसपोजिशन इवन होती है। एंड ओड परमुटेशन मेरा वो होता है जिसकी ट्रांसपोजिशन ओड होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 1 2, ये एक कॉमन ही आएगा बीच में, सॉरी, ये एक ट्रांसपोजिशन है और ये एक ट्रांसपोजिशन है किसी ग्रुप की। तो टोटल कितनी ट्रांसपोजिशन है, 2 ट्रांसपोजिशन है, 2 इवन नंबर होता है, सम होता है 2, तो ये क्या है, ये एक इवन परमुटेशन है। क्लियर। ऐसे ही अगर 3 ट्रांसपोजिशन होती, 1 2 2 3 3 4, इस प्रकार से ट्रांसपोजिशन होती, तो ये कितनी ट्रांसपोजिशन है, 3, 3 है, तो ये एक ओड परमुटेशन होगा, ओड परमुटेशन। तो इस प्रकार हमारा इवन एंड ओड परमुटेशन का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है। उसके बाद आती है हमारी एक थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, देख लो क्या है थ्योरम। ये थ्योरम ये कहती है कि ऑफ द एन फैक्टोरियल परमुटेशन, ऑफ द एन फैक्टोरियल परमुटेशन, एन फैक्टोरियल परमुटेशन का मतलब क्या है कि वो परमुटेशन का ऑर्डर है, ये ऑर्डर बताया था। डिग्री क्या होती है, डिग्री सिंपली एन होती है। तो ऑफ द एन फैक्टोरियल परमुटेशन 1/2 एन फैक्टोरियल है, एन फैक्टोरियल बाई 2 आर इवन परमुटेशन, आर इवन परमुटेशन एंड एन फैक्टोरियल बाई 2 आर ओड परमुटेशन। तो हमें ये थ्योरम प्रूफ करनी है, आर ओड परमुटेशन। ये कह रहा है कि एक परमुटेशन है जिसका ऑर्डर मेरा एन फैक्टोरियल है, तो उसमें एन फैक्टोरियल बाई 2 तो इवन परमुटेशन होते हैं एंड एन फैक्टोरियल बाई 2 ही ओड परमुटेशन होते हैं, तब जा करके वो पूरा एन फैक्टोरियल परमुटेशन होता है। थ्योरम आई समझ में। एक पूरा परमुटेशन है जो कि एन फैक्टोरियल है, उसमें आधे तो होते हैं इवन परमुटेशन यानी कि एन फैक्टोरियल बाई 2 और आधे ही होते हैं मेरे एन फैक्टोरियल बाई 2 ओड परमुटेशन, ठीक है। ये बात हमें प्रूफ करनी है, तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। लेकिन प्रूफ करने से पहले हम लोग 2 बातें समझ लेते हैं। देखो, मान के चलो कि एक सेट है,
1 2 3 4 4 5 और 6, ये एक सेट है, ठीक है। इस सेट में मुझे ये बताओ कितने ओड एलिमेंट्स है। ओड एलिमेंट कितने हैं इसमें? एक तो ये ओड है, 1 2 3, ये 3 ओड है, ठीक है। आप मुझे बताओ कितने इवन एलिमेंट है। 1 2 3 ही इवन एलिमेंट है। जब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तभी तो इस सेट के टोटल एलिमेंट्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो 3 + 3 कितना आएगा? 6। इस वाले सेट में कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 एलिमेंट है। कब आए? कि जितने उसमें ओड एलिमेंट है, जितने उसमें इवन एलिमेंट है, अगर हम इन दोनों को जोड़ दे तो वो मेरे टोटल एलिमेंट्स निकल के आएंगे। एक तो आपको ये बात समझनी है। दूसरी बात समझनी है, आपको मैंने ट्रांसपोजिशन क्या बताया था? ट्रांसपोजिशन मैंने क्या बताया था आपको? जिसकी लेंथ 2 होती है, जिसकी लेंथ 2 होती है वो मेरा ट्रांसपोजिशन होता है। और मैंने आपको ओड एंड इवन क्या बताया था? ओड परमुटेशन मैंने वो बताया था जिसकी ट्रांसपोजिशन ओड होती है। जैसे ये एक है, एक ट्रांसपोजिशन है, ये पूरा एक ट्रांसपोजिशन है, तो ये क्या है? ओड नंबर है, ठीक है। ये ओड परमुटेशन है। और इवन परमुटेशन मैंने आपको क्या बताया था? जिसकी ट्रांसपोजिशन इवन नंबर होती है। जैसे यहाँ पे 2 ट्रांसपोजिशन है मेरी, एक ट्रांसपोजिशन ये है, दूसरी ट्रांसपोजिशन ये है, टोटल 2 ट्रांसपोजिशन है, तो ये मेरा इवन परमुटेशन है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें ये है कि अगर मैं इसमें जैसा ओड परमुटेशन में ले रहा हूँ, ये ओड परमुटेशन में अगर मैं एक ट्रांसपोजिशन की और मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे अगर मैं एक ट्रांसपोजिशन और ले लेता हूँ इसके साथ में, तो जो ओड परमुटेशन था वो क्या बन जाएगा? अब वो एक इवन परमुटेशन बन जाएगा, ठीक है। और जो इवन परमुटेशन था, अगर मैं उसमें एक ट्रांसपोजिशन की और मल्टीप्लाई कर दूं, ये लो मैंने एक ट्रांसपोजिशन की और मल्टीप्लाई कर दी, तो ये जो इवन परमुटेशन था ये अब क्या बन जाएगा? ये अब एक ओड परमुटेशन बन जाएगा, ठीक है। इस कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है, थ्योरम में यूज होगा, ठीक है। चलो अब थ्योरम का प्रूफ को देख लेते हैं हम। प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है कि एक n फैक्टोरियल वाले परमुटेशन में n फैक्टोरियल बाई 2 ही ओड परमुटेशन होते हैं एंड n फैक्टोरियल बाई 2 ही इवन परमुटेशन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये मान लेता हूँ कि लेट द इवन परमुटेशन आर, लेट द इवन परमुटेशन बी E1, E फॉर इवन, E2 डॉट डॉट EM तक मान लेता हूँ मैं इवन परमुटेशन, एंड इसी प्रकार ओड परमुटेशन मान लेता हूँ। ओड परमुटेशन आर, ओड परमुटेशन आर, ARER, O1 O फॉर ओड, O2 डॉट डॉट ओके, ठीक है। इस प्रकार तक मैं ओके तक मैं ओड परमुटेशन ले लेता हूँ, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि ये इवन एंड ओड परमुटेशन दोनों मिला करके क्या बनाएंगे? एक परमुटेशन बनाएंगे। यहाँ E1 E2 EM का मतलब ये है कि उस परमुटेशन में m इवन एलिमेंट्स है। कितने? m इवन एलिमेंट्स है। और ओड एलिमेंट कितने हैं? k, क्योंकि मैंने यहाँ तक k तक माना है, तो उसमें k ओड परमुटेशंस है, ओड एलिमेंट्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। सिंस, इससे आगे का पोर्शन है ये, सिंस अ परमुटेशन इज आइदर एन इवन परमुटेशन और एन ओड परमुटेशन। तो वो जो परमुटेशन है वो या तो इवन परमुटेशन हो सकता है या फिर वो एक ओड परमुटेशन हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि जब वे दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि m इवन परमुटेशन प्लस ओड परमुटेशन किसके बराबर होगा? वो हो जाएगा टोटल परमुटेशन n फैक्टोरियल के बराबर, ठीक है। ये बात मैंने आपको समझा चुका मैं पहले ही कि किस प्रकार से होगा। तो इवन परमुटेशन एंड ओड परमुटेशन को जब मैं जोड़ दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? ये मेरा पूरा n फैक्टोरियल बन जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है कि इफ़ Pn be the set of
all permutations, be the set of all permutations, all permutations का मतलब even permutation and odd permutation of degree n। ये कह रहा है कि यदि मैं ये कहता हूँ कि पी एन कोई सेट है जिसकी डिग्री एन है और जिसमें सभी परमुटेशन है, तो बताओ उस पी एन में किस प्रकार के सेट होंगे? इवन वाले भी हो गए एंड ओड वाले भी हो गए, यानी E1 E2 डॉट डॉट EM तक, ऐसे ही O1 O2 डॉट डॉट OK तक। तो ये जब इवन एंड ओड दोनों मिल जाएंगे तो वो एक परमुटेशन बनाएगा, ठीक है। अब इस परमुटेशन में से मैं ये कहता हूँ कि लेट, मैं कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेता हूँ, यानी अपनी तरफ से कोई भी एक एलिमेंट लेता हूँ जो कि इनमें से ही है कोई सा भी एक, ठीक है। वो इवन भी हो सकता है, वो ओड भी हो सकता है, हमें नहीं पता वो क्या है, वो इवन भी हो सकता है, वो ओड भी हो सकता है, बस मैं इस पी एन में से एक एलिमेंट लेता हूँ। तो जब मैं इस पी एन में से एक एलिमेंट लूँगा तो उसको मैं टी नाम दे देता हूँ कि लेट टी बिलोंग्स टू पी एन। ये कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है पी एन में, ठीक है। अच्छा, सिंस परमुटेशन भी एक ग्रुप होता है, सिंस पी एन इज ए ग्रुप। अब अगर पी एन एक ग्रुप है तो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, ग्रुप में एक प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं क्लोजर प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी? कि अगर दो एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी उसी सेट में बिलोंग करता है, यही तो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं इस टी के साथ में इन सभी एलिमेंट के साथ में क्लोजर प्रॉपर्टी लगाऊंगा, ठीक है। तो क्या होगा कि TE1 TE2 डॉट डॉट TEM ऑल्सो बिलोंग्स टू PN, PN में बिलोंग करेंगे बाई द क्लोजर प्रॉपर्टी, यहाँ ब्रैकेट में भी लिख सकते हो आप बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी प्रकार TO1 TO2 डॉट डॉट TOK ऑल्सो बिलोंग्स टू PN। क्यों? ये भी बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो पहले ये थे इवन परमुटेशन, ये इवन परमुटेशन थे सारे, इवन परमुटेशन के साथ में मैंने एक ट्रांसपोजिशन की मल्टीप्लाई और कर दी, तो आप मुझे बताओ कि क्या ये सारे इवन परमुटेशन ओड नहीं बन जाएंगे? ये बात मैंने बताई थी आपको, ठीक है। तो जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सारे क्या हो जाएंगे? ओड परमुटेशन हो जाएंगे। तो ओबियसली हम ऐसे लिख सकते हैं, ओबियसली TE1 TE2 डॉट डॉट TEM आर ओड परमुटेशन। अब ये सारे कैसे बन जाएंगे? ओड परमुटेशन बन जाएंगे। अच्छा जी, अगर ये सारे ओड परमुटेशन हो जाएंगे तो आप मुझे बताओ ओड परमुटेशन पहले थे कितने? के एलिमेंट्स ही थे ना, पहले के तक के ओड परमुटेशन थे, और अब ये कितने परमुटेशन है? ये अब ये भी तो ओड सॉरी ये भी तो अब ओड परमुटेशन ही है। ये कितने हैं? ये m है, और वास्तव में थे कितने ओड परमुटेशन? के। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से m जो है या तो k के बराबर होगा या फिर k से छोटा होगा। ये मेरी पहली इक्वेशन होगी, ठीक है भाई। m भी ओड परमुटेशन है और k भी ओड परमुटेशन है, तो यही बात हो सकती है कि या तो k के बराबर होगा वो या फिर k से छोटा होगा, k से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट सिमिलरली TO1 TO2 डॉट डॉट TOK, ये पहले क्या थे? ये पहले ओड परमुटेशन थे, t की मल्टीप्लाई होते ही अब ये क्या हो गए? आर ऑल इवन परमुटेशन हो गए। अब ये क्या हो गए? इवन परमुटेशन। लेकिन वास्तव में हमने इवन परमुटेशन माने कितने थे? m माने थे। इवन परमुटेशन कितने माने थे? m। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि अब जो है k m से बड़ा नहीं जा सकता, k m से छोटा रहेगा या बराबर रहेगा, इक्वेशन 2, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या थी मेरी? कि m छोटा है k से। दूसरी इक्वेशन क्या आई? k छोटा है m से। तो जब इस प्रकार की इक्वेशन आ जाती है कि दोनों नंबर एक दूसरे से छोटे होते हैं, तो वे एक्चुअल में एक दूसरे से छोटे नहीं होते, वे एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों नंबर क्या है? दोनों नंबर बराबर है, m बराबर k है, ठीक है, m बराबर k। तो अब हम ये वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले वाली इक्वेशन,
पुटिंग इन इक्वेशन, जो सबसे पहली इक्वेशन थी उसको मैं नाम दे देता हूँ ए, ठीक है। कौन सी थी वो पहले वाली इक्वेशन? वो इक्वेशन थी मेरी कि m प्लस के बराबर होता है मेरा n फैक्टोरियल के, ये वाली जो इक्वेशन थी, ठीक है। तो m की जगह पे मैं k रख देता हूँ, क्योंकि अभी अभी मेरा m बराबर k आया है। m की जगह पे k रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, k प्लस के इजक्वल टू n फैक्टोरियल, यहाँ पे 2k इजक्वल टू n फैक्टोरियल, ठीक है। तो k इजक्वल टू क्या आ गया मेरा, n फैक्टोरियल बाई 2, और k क्या था मेरा, ओड नंबर। तो इसका मतलब ये है कि उस परमुटेशन में n फैक्टोरियल बाई 2 ओड परमुटेशंस होंगे, यही बात मुझे प्रूफ करनी थी। ऐसे ही इवन के लिए रख लेते हैं यहाँ पे, इस बार k की जगह पे m रख लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, m प्लस एम इजक्वल टू n फैक्टोरियल, ये हो जाएगा मेरा 2m इजक्वल टू n फैक्टोरियल। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, n फैक्टोरियल बाई 2, और m मैंने क्या माना था, इवन परमुटेशन, ठीक है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि उस n फैक्टोरियल वाले परमुटेशन में n फैक्टोरियल बाई 2 ही ओड परमुटेशन हो गए एंड n फैक्टोरियल बाई 2 ही इवन परमुटेशन हो गए। बताओ बात आई ना समझ में? ये थ्योरम कुछ नहीं है, 2 स्टेप में ये थ्योरम हुई है। पहले स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ, मैंने क्या किया, स्टेप फर्स्ट में मैंने m इवन परमुटेशन लिए, जिसमें कि मैंने E1 E2 EM तक लिए, ठीक है। दूसरे स्टेप में मैं पहला ही स्टेप चल रहा है अभी तो ये, दूसरे मैंने k एलिमेंट्स लिए जो कि ओड परमुटेशन थे, उनको नाम दिया मैंने O1 O2 डॉट डॉट OK तक, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि m प्लस के बराबर होगा n फैक्टोरियल के, ये मेरा पहला स्टेप था। स्टेप 2 में मैंने क्या किया, स्टेप 2 में मैंने ये बताया कि जो pn सेट है वो pn भाई इवन एंड ओड दोनों को मिला करके बना होगा, E1 E2 EM O1 O2 OK, इन दोनों एलिमेंट्स को मिला करके ही तो Pn बना होगा। उसमें से फिर मैंने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया t बिलोंग्स टू Pn, और इस t की इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर दी, TE1 TE2 डॉट डॉट TEN EM सॉरी एंड TO1 TO2, इस प्रकार से इन सभी की मल्टीप्लाई कर दी बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी करने के बाद ये जो इवन परमुटेशन थे ये तो ओड में कन्वर्ट हो गए, और जो ओड परमुटेशन थे ये सारे इवन में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, हो गए कन्वर्ट। उसके बाद स्टेप थर्ड में क्या किया मैंने, स्टेप थर्ड में ये किया कि जो ओड परमुटेशन थे जब वो इवन में कन्वर्ट हो गए तो भाई m जो है k से छोटा या बराबर रहेगा, और जो ओड परमुटेशन थे वो जब इवन बन गए तो k जो है छोटा या बराबर रहेगा m से। उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को सोल्व, दोनों इक्वेशन से मैंने कहा कि m बराबर k है, m बराबर k की वैल्यू को m प्लस के इजक्वल टू n फैक्टोरियल में रखा, तो जो मुझे प्रूफ करना था वो आ गया। तो इस प्रकार से 3 स्टेप में मेरी ये थ्योरम कंप्लीट होगी। नहीं बात समझ में आई तो फिर से वीडियो को देख लो, फिर से समझ लो, आ जाएगी बात समझ में, कोई टफ चीज़ नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब हमारा परमुटेशन क्लियर हुआ, तो अब बात आती है हमारी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की। अगर मुझे किसी एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, अच्छा इससे पहले मैं आपको क्या ऑर्डर ऑफ ग्रुप बता चुका हूँ क्या? ये देख लो, ऑर्डर ऑफ ग्रुप शायद नहीं बताया अभी तक। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है जितने उस ग्रुप में एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट, ये मेरा ग्रुप का ऑर्डर होता है। मान के चलो कोई ग्रुप है जी, उसमें 6 ही एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो उस ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा, 6 होगा। उसे हम लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ जी कितना है, 6 है। तो ये तो होता है मेरा ग्रुप का ऑर्डर। अब अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, अब अगर इस ग्रुप के एलिमेंट्स के ऑर्डर पूछे जाए, यानी कि ये पूछ ले जाए कि भाई 1 का भी ऑर्डर बताओ, 2 का भी ऑर्डर बताओ, 3 का भी ऑर्डर बताओ, 4 का भी बताओ, 5 का भी बताओ, 6 का भी बताओ, इस प्रकार से एलिमेंट्स के अगर ऑर्डर पूछ ले जाए, तो अब हम इस टॉपिक में वो पढ़ेंगे कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उससे पहले आप मुझे एक बात बताओ, जैसे कि एक एलिमेंट है ए, और उसको मैं n टाइम्स तक जोड़ते जाता हूँ, जोड़ते ही जाता हूँ n टाइम्स तक, कहाँ तक, अप टू nth टर्म्स तक, अप टू nth टर्म्स तक। तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता, n इंटू ए लिख सकता हूँ ना? कैसे? जैसे कि मान के चलो 1 है, 1 को मैं 5 बार जोड़ रहा हूँ, 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 2 3 4 5 ही आएगा ना। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 5 इंटू 1,
5 बार जोड़ा है किस एलिमेंट को, 1 को, तो इसको मैं 5 इंटू 1। जैसे अगर मैं 2 को 3 बार जोड़ता हूँ तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता 3 इंटू 2? आप देख लो, 2 4 6 और 3 दूनी 6। तो इसी प्रकार जब मैं ए एलिमेंट्स को n बार तक जोड़ूंगा तो उसका आंसर हो जाएगा मेरा n इंटू ए। एक तो आपको ये ध्यान रखनी है, ये है एडिशन में, जोड़ में, ये जोड़ में है कंडीशन। और गुना में कंडीशन क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन में कंडीशन क्या होती है? आप मुझे बताओ कि जब मैं एक नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करूँगा, 2 2 2 2, मान के चलो मैंने इस 2 नंबर की 4 बार मल्टीप्लाई की, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 2 की पावर 4, राइट। 5 बार करता हूँ तो 2 की पावर 5। तो ऐसे ही अगर कोई एलिमेंट है जिसकी मैं n टाइम्स तक मल्टीप्लाई करता हूँ, n टाइम्स तक, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिखूँगा a की पावर n। यहाँ तक बात आई समझ में? ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है, और n इंटू ए ये किसके लिए है, ये एडिशन के लिए है, और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। एडिशन के लिए है n इंटू ए, मल्टीप्लिकेशन के लिए है a की पावर n, ठीक है। तो अब हम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, कई बार पढ़ते वक्त मैंने ये बात की है कि बच्चे बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोर नहीं होना, ठीक है। जो बोर होएगा ना, वो समझ लो वो फेल होएगा, और जो बोर नहीं होएगा वो पास ही नहीं होएगा, अच्छे नंबर भी लेकर के आएगा, और मुझे उम्मीद है यूनिवर्सिटी भी टॉप कर सकता है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपके गले में यूनिवर्सिटी द्वारा दिए गए गोल्ड मेडल हो, ठीक है। आप गोल्ड मेडलिस्ट बनो यूनिवर्सिटी में, और इसीलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि आपको अच्छा वीडियो कंटेंट मिल सके। हालांकि ये रिवीजन क्लासेस है, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता मैं, तो आपको यहीं से समझना है और अच्छे एग्ज़ाम की अपने तैयारी करनी है अच्छी, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है कि एडिशन, सबसे पहले हम एडिशन में बात करते हैं, समझ लेना ध्यान से क्या कह रहा हूँ मैं। एडिशन की बात करते हैं, और थोड़ा मुझे बताओ भी कमेंट करके कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हो, या आप लोग बोर हो रहे हो, थोड़ा बताओ मुझे, या मैं किस और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, ठीक है। बताओगे तो मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो देखो एडिशन में क्या बताया मैंने कि जब n इंटू ए, ये वाला टर्म बताया था मैंने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के लिए, कि जब n इंटू ए ऐसे करने पे वो आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, ठीक है। यानी किसी एलिमेंट में मैं किसी ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करूँ जिससे कि इधर आइडेंटिटी आ जाए। और एडिशन में आइडेंटिटी क्या होती है पता है, 0 होती है एडिशन में आइडेंटिटी, क्या होती है, 0। तो यानी कि a की मल्टीप्लाई मैं किसी ऐसे नंबर के साथ में करूँ जो इधर 0 आ जाए, तब मैं ये कहूँगा कि उस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो मेरा वो वाला नंबर है जिसके साथ मैंने मल्टीप्लाई की, यानी कि n। ये एडिशन में है, आई बात समझ में। अगर मुझे एडिशन वाले केस में एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है तो मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये ध्यान रखना है बस। कोई बड़े बड़े फॉर्मूले नहीं आ रहे, ये छोटे छोटे ही फॉर्मूले आ रहे हैं, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में मुझे फॉर्मूला याद रखना है, a की पावर n इक्वल टू ई, ये वाला फॉर्मूला लगाना है मुझे। और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी क्या होती है, 1। यानी कि a की पावर में मैं कैसा एलिमेंट्स लगाऊं, कौन सा नंबर रखूं जिससे कि इधर 1 आ जाए, जो भी वो नंबर आएगा वही मेरा उस एलिमेंट का ऑर्डर कहलाएगा। यानी कि इस केस में भी ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू n होगा। मल्टीप्लिकेशन में फॉर्मूला ये लगना है, एडिशन में फॉर्मूला ये लगना है, इस बात को ध्यान रखना है। इसके एग्जांपल से समझा देता हूँ एक बार। जैसे पे कहा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है। एक ग्रुप मुझे दे रखा है, ग्रुप के अंदर एलिमेंट है 0 1 2 3 4, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा ये वाला ब्रैकेट, और इसमें ऑपरेशन दे रखा है मुझे एडिशन मॉडुलो 5 का। एडिशन मॉडुलो 5 को मैं समझा चुका हूँ क्या है। इसमें हर एक एलिमेंट का ऑर्डर बताना है, हर एक एलिमेंट मतलब 0 का भी ऑर्डर बताना है, 1 का भी ऑर्डर बताना है, 2 का भी बताना है, 3 का भी बताना है, 4 का भी बताना है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 फॉर्मूला एडिशन है, एडिशन में फॉर्मूला है n इंटू ए इक्वल टू, इधर आइडेंटिटी आनी चाहिए, ठीक है। और इधर आइडेंटिटी 0 होती है एडिशन में। तो मैं पहले a ले रहा हूँ, मैं a लिखूँगा, उसके साथ फिर मैं नंबर की मल्टीप्लाई करूँगा किसी ऐसे नंबर की जिससे कि इधर 0 आ जाए, ठीक है। तो मैंने पहले एलिमेंट लिया 0, ये एलिमेंट है, ये a है। इसके साथ में मैं किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि इधर 0 आ जाए,
देखो 0 × 0 मत कर देना, ये गलत होता है। हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 से ही स्टार्ट करूँगा तभी 0 आ जाएगा, ये तो आ जाएगा ना। तो n × a = e हो गया। कौन सा नंबर लिया मैंने, 1 ही लिया, यानी कि जगह पे 1 ही लिया, ये 1 ही लिया मैंने, तो इसका मतलब 0 का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ 0 = 1। क्लियर। 1 का ले लेते हैं, 1 का ऑर्डर निकाल रहा हूँ मैं, यह है 1 1 1 के साथ में मैं किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि इधर 0 आ जाए, बताओ। जब मैं 1 की मल्टीप्लाई करूँगा 0 आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, 1 आएगा। और 1 तो एडिशन की आइडेंटिटी होती नहीं है, ठीक है। 2 की करूँगा तब भी नहीं आएगा, 3 की करूँगा तब भी नहीं आएगा, 4 की करूँगा तब भी नहीं आएगा। लेकिन जब मैं 5 की मल्टीप्लाई करूँगा तब कितना आएगा, 5 आएगा। 5 नहीं आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 5 एकम 5 और इस एडिशन मॉडुलो 5 दे रखा है यहाँ पे, तो फिर हम 5 से 5 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर। तो जब यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई करने पे 0 आया है, तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ 1 कितना है, 5 है। ऑर्डर ऑफ 1 5 है। बात आ रही है समझ में। 2 का ऑर्डर निकाल लेते हैं, ये है 2। 2 के साथ बताओ मैं किसकी मल्टीप्लाई करूं कि इधर 0 आ जाए। 1 की मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। 2 की 2 दूनी 4, बिल्कुल भी नहीं आएगा। 3 की करेंगे 3 दूनी 6, तब भी नहीं आएगा। 4 दूनी 8, तब भी नहीं आएगा। लेकिन जब मैं 5 की मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 10 को फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 का ऑर्डर भी मेरा 5 हो गया। आ रही है बात समझ में, कितना आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही 3 का बताओ कितना होगा। 3 में मैं किसकी मल्टीप्लाई करूं, बताओ। 3 में भी जब मैं 5 की मल्टीप्लाई करूंगा तभी 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो 3 का ऑर्डर भी कितना हो गया, 5 हो गया। अब आपका एक काम रह गया, 4 का ऑर्डर निकाल के दिखाओ मुझे, प्रैक्टिस करो इसकी, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था, मैंने एडिशन का लिया है। ऐसे ही मैं एक मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल ले लेता हूँ जिसमें मुझे ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो एग्जांपल दिया है मुझे, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट इन ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। एक ग्रुप मुझे दिया हुआ है, G = 1 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और ये दिया हुआ है कि वेयर, जहाँ ओमेगा की क्यूब = 1 है, ठीक है। ये आपको पता ही है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है ये। तो आप मुझे बताओ 1 का ऑर्डर क्या होगा। मैं मल्टीप्लिकेशन है, ध्यान से देखना, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a⁴n = e आना चाहिए, यानी एलिमेंट की पावर के रूप में लगेगा। इस बार एलिमेंट की पावर में क्या लूँ कि इधर e आ जाए, और e क्या होगा, e होगा इधर 1, ठीक है। क्या होगा, 1। तो चलो 1 से स्टार्ट करते हैं फिर। देखो 1 की पावर में क्या रखूँ कि इधर 1 आ जाए, 1 की पावर 1 रखने पे ही 1 आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा मेरा, ऑर्डर ऑफ 1 होगा मेरा 1। क्लियर। ओमेगा, देखो ओमेगा की पावर में क्या रखूँ कि 1 आ जाए, ओबियसली ओमेगा की पावर जब मैं 3 करूँगा तभी 1 आएगा। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ओमेगा = कितना आ गया मेरा, 3 आ गया, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर है अगला एलिमेंट, ओमेगा स्क्वायर की पावर में क्या करूँ कि 1 आ जाए, बताओ। ओमेगा स्क्वायर की पावर जब मैं क्या करूँगा, 3 करूँगा तो कितना आएगा, ओमेगा की 6 आएगा। ओमेगा की 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा की क्यूब का स्क्वायर। और ओमेगा की क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1। 1 का स्क्वायर करूँगा तो आ गया 1, यानी कि जब मैंने ओमेगा स्क्वायर की पावर भी 3 करी तभी 1 आया। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर भी कितना होगा, 3 होगा। कितने सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट निकालने हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है। देखते हैं, इतनी लंबी हो गई वीडियो हो गई हमारी 1 घंटे की। तो हम थ्योरम करनी चाहिए या नहीं, चलो थ्योरम हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पढ़ना है अच्छे से, ये ग्रुप का सेकंड पार्ट है। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो बिल्कुल समझ में आ रही होगी। जितना कराया जाए उसको करो ध्यान से, समझो ध्यान से, और बुक से प्रैक्टिस करो, ठीक है। अच्छे नंबर लेकर के आओगे मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइज। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और नीचे कमेंट करके बताओ मुझे कैसा चल रहा है सिस्टम, ठीक है। चलो, जय हिंद।